क्या है ये बर्फ? पानी, H2O। क्या है ये बारिश की बूंदें? सर ये भी H2O। तो ये जो वेपराइज होके ऊपर गया, क्या है ये वेपर? सर ये भी H2O। लेकिन क्या ये तीनों चीजें सेम है? नहीं है ना। एक जगह पे स्नो यानी कि आपका सॉलिड के फॉर्म में है, दूसरा एग्जांपल यानी बारिश का एग्जांपल, वहां पे जो H2O है लिक्विड फॉर्म में है, यहां पे जो H2O है वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो वेपर यानी गैस के फॉर्म में। ये ना सुंदर सुंदर पिक्चर देख के ना घबराना मत कि क्या बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं और फिर तुमसे एक सवाल पूछूंगा। जरा इस सुनहरे भाई साहब बर्फ को देखो, कितने सुंदर लगते हैं। माउंटेन्स में जाओ, एकदम सुंदर सुंदर बर्फ। क्या है ये बर्फ? पानी, H2O। बोलो सर हमें पता ही है। चलो थोड़ा और आता है, जरा ये बारिश को देखो। हाँ, बारिश का मौसम, पकोड़े और चाय मिल जाए तो क्या बात हो जाए। क्या है ये बारिश की बूंदें? सर ये भी H2O है। बहुत बढ़िया। अब आओ जरा और यहां देखो जरा, ये जो नदी, पोखर, तालाब का जो पानी होता है वो वेपराइज होके सूरज की गर्मी से ऊपर जाता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन करता है। तो ये जो वेपराइज होके ऊपर गया, क्या है ये वेपर? सर ये भी H2O है। यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें एक ही हैं, और वो क्या है? पानी, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। लेकिन क्या ये तीनों चीजें सेम है? नहीं है ना। एक जगह पे स्नो यानी कि आपका सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ज्यादा रिजिड होगा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी आइस क्यूब को ले लो। दूसरा एग्जांपल यानी बारिश का एग्जांपल, वहां पे जो H2O है लिक्विड फॉर्म में है, और यहां पे जो H2O है वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो वेपर यानी गैस के फॉर्म में। यानी एक ही कंपाउंड, एक ही चीज और उसके तीन डिफरेंट रूप, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो आज ना हम यही सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, मैटर वाले चैप्टर में, कि आखिर कोई मैटर का मतलब सिंपली वो वाला मैटर नहीं है। मसला मैटर है यहां पे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उन चीजों को हमने कैटेगराइज किया है इसी तीनों में से किसी एक कैटेगरी में। या तो कोई सॉलिड है, या तो कोई लिक्विड है, या फिर आपका गैस है। तो जरा समझते हैं कि आखिर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, कैसे इनका कन्वर्जन होता है और सारी चीजें। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना एक चीज समझो, कोई भी मैटर जैसे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब क्या है भाई ये दोनों चीजें? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली कि जो मैटर है आपका, उस मैटर के अंदर के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, उस मैटर के अंदर के जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में होती है ताकत, उन पार्टिकल्स में होती है एनर्जी। और वो पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे किसी चीज में एनर्जी है भैया, वो शांत तो नहीं बैठेगा, तो वो सारे पार्टिकल्स इधर उधर रोटेट करते हैं, इधर उधर आपका मूव करते हैं, शांत नहीं बैठते हैं। तो मैटर के अंदर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके पार्टिकल शांत नहीं बैठे क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दूसरी तरफ जहां उनके पास एनर्जी है भागने की, वहीं एक फोर्स है जो उनको भागने से रोकता भी है, और वो है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर का मतलब है बेसिकली कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पावर से एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जिस वजह से, जिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे उनको रोकने के लिए भी एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक जैसा फोर्स है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अब ये ना हर मैटर में है, यानी इस सॉलिड में भी है, या फिर इस बॉटल में जो पानी था उस पानी में भी है, और इवन जो हमारे आसपास एयर यानी गैस है उसके अंदर भी है। लेकिन इन तीनों में फर्क है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहले समझते हैं सॉलिड को। समझो, देखो सॉलिड को थोड़ा जूम इन करते हैं। किसी भी सॉलिड को उसको जूम इन करो, जूम इन करोगे ना तो ये उसके अंदर का ना बाबू पूरा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? ये जो आपको गोल गोल रसगुल्ले दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हर सॉलिड के अंदर। और ये मॉलिक्यूल्स देखो जरा, एकदम लॉक्ड एंड पैक्ड है, बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है ना, जो ताकत है इनके बीच में, कौन सी ताकत बाबू? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत स्ट्रांग है, और उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स दूर नहीं, बहुत पास है, टाइटली पैक्ड है। और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यानी जो जगह है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, एकदम। क्यों? क्योंकि इनके बीच के लगने वाला फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। और तब जाके आपका एक मैटर बना जो कि है आपका सॉलिड इन नेचर। कैसा है वो?
दैट इज सॉलिड इन नेचर। बहुत बढ़िया। अब सर आपने जो काइनेटिक एनर्जी की बात करी, इनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्या? है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? देखो अभी मैं क्या हूं, शांत खड़ा हूं, तो मेरे अंदर जो एनर्जी है ना, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं घूमने लग जाऊं तो यही मेरा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप मूव करते हो तब जो एनर्जी क्रिएट करते हो वो काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है सर, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स तो भाग नहीं रहे। क्यों नहीं भाग रहे? दो रीजन। पहला, एक तो इनके बीच का स्पेस बहुत कम है, जगह नहीं है भागने की, भागेंगे कहां, जगह भी तो चाहिए। दूसरा, इनके बीच में जो ताकत है एक दूसरे को खींचने की फोर्स, वो भी मैक्सिमम है। तो उस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी होने के बावजूद भी ये हिल नहीं पा रहे। थोड़ा आते हैं सर लिक्विड में। लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स देखो तो आपको डिफरेंस दिख गया कि लिक्विड के अंदर का मैटर का कोई भी देख लो भैया जूम करके, तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अरेंजमेंट कंपेयर टू द सॉलिड स्लाइटली थोड़ी सी उसमें गैप है, थोड़ा सा उसमें सेपरेशन है ना लिक्विड के अंदर। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मोशन की बात करें तो भाई साहब यहां पे मोशंस में आपको दिखाई देगा, मेन रीजन है ना यहां पे कि सब कुछ होने के बावजूद भी, काइनेटिक एनर्जी होने के बावजूद, आप देखो कंपेयर करो इसको अगर सॉलिड से, तो यहां पे अरेंजमेंट जो है मैं क्या दिख रही है, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। तो यानी यहां पे स्पेस है। और स्पेस क्यों है? क्योंकि यहां पे ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हुआ, इसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो मूव करने लगे। इसीलिए रीजन है कि जो लिक्विड है उसका अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता जैसे सॉलिड का है। तो लिक्विड को अगर तुम कहीं भी डाल दो तो क्या होगा भैया, वो फैल जाता है। क्यों फैलता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, समझ रहे हो, और फोर्स उसके पास कम होता है, तो इसलिए वो थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाता है। अब यही चीज अगर मैं गैस में देखूं, गैस हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि भैया नजर आने के लिए उसके पार्टिकल्स को क्लोज होना होगा, जैसे कि सॉलिड में तो होता है थोड़ा, सॉलिड में तो बहुत ज्यादा, लिक्विड में उससे कम। गैस में भाई पार्टिकल्स टिकते ही नहीं है, पार्टिकल्स भागते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ना बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी में रहते हैं ये, और स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि फोर्स जो है ना पार्टिकल्स के बीच का, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो उस वजह से स्पेस ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अब ये रैंडमली भाग रहे हैं। तो इनको जितनी ज्यादा जगह मिल जाएगी ये उतना ज्यादा फैल जाएंगे। इसका एग्जांपल लो, अगरबत्ती लो, अगरबत्ती को जलाओ, अगरबत्ती को जला के एक बंद जार में रखो तो उससे निकलने वाला जो धुआं है वो उस पूरे जार में फैल जाएगा। एक कमरे में रख दो, पूरे कमरे में फैल जाएगा। एक घर में रखो, पूरे घर में फैल जाएगा। क्यों? यानी वो क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। क्यों भैया? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फोर्स अट्रैक्शन कम है। तो सिंपल सी बात है। तो ये आपका ना सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिकली ये चीजें होती है। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। सिरिंज देखा है ना? हाँ मुझे पता है डर लगता होगा, सिरिंज लगानी नहीं है, बस समझा रहा हूं। तो देखो मान लो कि मैंने सिरिंज ली और उस सिरिंज में मैंने क्या किया, चॉक पाउडर भर दिया। चॉक पाउडर थोड़ा सॉलिड इन नेचर है, और चॉक पाउडर को भर के हमने इसको कंप्रेस करने की, दाबने की कोशिश की। तो आपको दिखेगा कि जब उसको आप कंप्रेस करोगे ना, दबाव लगाओगे, तो बहुत कम, थोड़ा दूर, मतलब यहां से अगर आपने फील किया तो थोड़ी ही दूर जाके रुक जाएगा, उसके बाद आप उसको और कंप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है? क्यों? सॉलिड है, पार्टिकल्स के बीच में अब स्पेस नहीं है। ठीक है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, रुक गया। अब इसमें क्या करो, थोड़ा लिक्विड लो और लिक्विड को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो। तो आप नोटिस देखो जरा यहां पे कि जब आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करोगे तो यहां पे जो कंप्रेशन है, मतलब यहां तो चलो जीरो है, यहां पे तो आप कंप्रेस कर ही नहीं पाओगे, जीरो। यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन होगा, लेकिन वो भी आपका क्या है, नेग्लिजिबल है। ध्यान रहे मैंने आगे से इसको बंद कर रखा है। तो बोलोगे सर लिक्विड से करेंगे तो सर यहां से पानी निकल जाएगा, नहीं, आगे से बंद कर दिया। दाब के देखना है कंप्रेस हो रहा है या नहीं, नहीं। लेकिन वही आप एक खाली सिरिंज ले लो, अब खाली सिरिंज खाली नहीं है, उसके अंदर गैस है, तो क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल, हाईली कंप्रेसेबल होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। सिंपल सी बात है, चीजें दब रही हैं इसीलिए क्योंकि उनके बीच में खाली जगह है। खाली जगह है तो स्पेस में वो मॉलिक्यूल्स ना ऊपर नीचे करते हैं, तो आपका हाईली कंप्रेसेबल हो जाता है। अब ना इस चीज को जरा हम कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। शेप की बात करें तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, बिल्कुल। लिक्विड की बात करें, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ध्यान रहे। वॉल्यूम का मतलब बेसिकली कि वो कितना स्पेस अपना ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है? गैस की अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम जो है वो आपका वेरिएबल है, यानी फिक्स नहीं है। फिर बात करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी की, दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो है, लिक्विड में भी बहुत लो है, गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि स्पेस ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी यहां सबसे कम, यहां थोड़ी सी है, यहां सबसे ज्यादा है। और फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें बच्चे तो आपको दिख रहा है यहां फोर्स बहुत ज्यादा, यहां मीडियम है, और आपका यहां तो एकदम बिल्कुल लॉ ही है। ठीक है, अब ये बात तो सर समझ में आ गई।
कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएशन जो है वो किस वजह से होता है, कहां पे कंप्रेसिबिलिटी है, कहां पे स्पेस है, कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमें सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन अब सर बात आती है कि क्या किसी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदला जा सकता है? सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस? बिल्कुल। बोलो सर बर्फ को पिघलते देखा है ना? बिल्कुल देखा है, सॉलिड से लिक्विड है। फिर वही जो बर्फ पिघल के पानी बन गया, लिक्विड बन गया, उसको थोड़ा सा हीट दे दो, वो गर्म होकर वेपर बन जाएगा, लिक्विड से गैस हो गया। अब क्यों होता है ये समझना जरूरी कि आखिर ऐसी क्या चीजें होती है जिसकी वजह से कोई भी मैटर अपना स्टेट बदलता है। तो उसमें आती है बेटा दो चीजें, एक आता है अपना टेम्परेचर और दूसरा रीजन है प्रेशर। तो बेसिकली क्या होता है, हम टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो फोर्स है ना, और जो एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, आपने उनको जैसे हीट दी ना, वो फोर्स कमजोर होता जाता है। जैसे फोर्स कमजोर होगा तो मॉलिक्यूल्स जो पास थे वो क्या होंगे, दूर होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर दिया, मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर गए। तो जैसे समझो जैसे आइस है, आइस क्या है, सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स कब नजदीक है क्योंकि फोर्स अच्छा है। जैसे मैंने उनको टेम्परेचर दिया, भाई मॉलिक्यूल्स दूर गए, फोर्स उनका कमजोर हुआ, स्पेस बढ़ता चला गया, दैट्स बिकम लिक्विड इन नेचर है। तो टेम्परेचर। दूसरा आपका प्रेशर, प्रेशराइज करके आप मॉलिक्यूल्स को नजदीक ला सकते हो जो दूर दूर है। तो जैसे अपने घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको कहते हैं। तो आपको पता है इसका नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों? क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है ना वो लिक्विड होती है। यस, वो सिलेंडर से जब बाहर निकलती है तब वो गैस होती है। तो करते क्या हम एक्चुअली में, हम उस सिलेंडर के अंदर ना जो पेट्रोलियम गैस है उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करते हैं तो सोचो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, आपने उसको कंप्रेस किया, दबाव डाला, जैसे उसके मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलो सर और कंप्रेस करके सॉलिड ही बना सकते? बना सकते हो, उसके लिए आपको टेम्परेचर वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। तो वो चीजें, तो देखो सिंपल सी बात है, ये गैस है, आपने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस किया भाई, गैस कंप्रेस हो गई, और ज्यादा दबाव डालो और कंप्रेस किया, तो ये क्या हो गया, अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, ध्यान से देखो जरा, वो नजदीक, जैसे नजदीक आएंगे तब वो गैस नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका लिक्विड। ये एग्जांपल आया, जैसे एलपीजी या फिर लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है सिलेंडर के अंदर, वो सब आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को जरा ध्यान समझना बच्चे। ये ग्राफ है, इधर टेम्परेचर है, ध्यान से देखना, 0 डिग्री से हम सॉरी नेगेटिव -50 0 डिग्री से, उधर 100 डिग्री सेल्सियस, और ये है बेटा आपका हीट ऑब्जर्व्ड। अब होता क्या है, ध्यान समझिएगा जरा, कि यहां पे आपको ये समझाया गया कि कोई भी मैटर जो है वो अपना स्टेट बदलता कैसे कैसे, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, अब देखो जरा, ये ए बी सी और डी, आपने यहां पे हीट एब्जॉर्ब, यानी कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, हीट टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि लगभग आपका 334 किलो जूल पर ग्राम किलोग्राम होता है। बेसिकली क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या है बेटा, यहां पे कोई भी मैटर, ध्यान समझिएगा जरा, ये वो टेम्परेचर है जहां पे कोई सॉलिड पूरा का पूरा एनर्जी कंज्यूम करके अपने आप को ब्रेक करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी क्या है, पहले यहां पे कोई चीज सॉलिड थी, आपने टेम्परेचर दिया, फिर एक पॉइंट के बाद उसने पूरी हीट ऑब्जर्व कर ली, इसलिए देखो यहां पे कुछ चेंज नहीं आ रहा है, यहां पे बिल्कुल इसी टेम्परेचर पे चल रहा है, हीट ऑब्जर्व हो गई। अब उसने इतनी हीट ऑब्जर्व कर ली है उस सॉलिड ने कि वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगा, और इस पॉइंट पे अब वो सॉलिड लिक्विड बनना शुरू हो गया। इस पॉइंट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अभी क्या है, आपने और टेम्परेचर दिया, हीट आपने और इंक्रीज करी, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिली, अब बढ़ते गए, हीट एब्जॉर्ब कर ली गई। अब जो लिक्विड है उसने इतनी हीट ऑब्जर्व कर ली कि एक पॉइंट के बाद अब उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। जो जैसे क्या होता है आपका, 1 किलोग्राम के लिए कितना होता है, 2260 किलो जूल होता है। तो यहां पे ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रखो, दो फ्यूजन आपका वो टेम्परेचर है जहां पे हीट ऑब्जर्व करके कोई सॉलिड लिक्विड बन गया, ठीक है। हीट ऑब्जर्व करने मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कि ये वाला आप स्टाइलस ले लो, ये सॉलिड है, इसको आप हीट दो, हीट जाते रहेगी, ऑब्जर्व 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 ऑब्जर्व, फिर एक पॉइंट आएगा ये इतना हीट अप हो चुका होगा कि इसके पार्टिकल्स के बीच बॉन्ड टूटेगा, लिक्विड बन जाएगा, फिर इसको और हीट देते रहो। तो जैसे जैसे हीट ऑब्जर्व होगा तो आपका फ्यूजन और फिर आपका वेपराइजेशन। अब इसको थोड़ा सा ना मैं आपको एक बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान समझिएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस, नाम है बेटा प्रोसेस का। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं,
इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मटेरियल यानी कोई भी चीज हीट ऑब्जर्व करेगी, सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स के बीच की बॉन्ड को तोड़ेगी, फोर्स ज्यादा जो स्ट्रांग है उसको वीक करेगी, स्पेस को बढ़ाएगी, सॉलिड से लिक्विड आपका कन्वर्ट होगा, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। देन फिर क्या है? फिर आपने मान लो हीट और ज्यादा दे दी, आप और ज्यादा हीट दे रहे हो, तो जितनी ज्यादा आप हीट दे रहे हो तो फिर क्या होगा? वो जो लिक्विड है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा जरा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। दिस इज वेपराइजेशन, तो ये एरो आएगा, दिस इज वेपराइजेशन और दिस इज कंडेंसेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा। तो सॉलिड से लिक्विड जाना मेल्टिंग है, अगर मैं लिक्विड से सॉलिड आ रहा हूं तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, यहां पे हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, यहां पे हीट इवॉल्व होती है। एक प्रोसेस और है जिसमें क्या होता है कि सॉलिड ना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने को डिपोजिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, कैम्फर, कपूर घर में यूज होता है ना पूजा पाठ में, या फिर आपकी वो नेपथलीन बॉल होती है सफेद रंग की गोली जो मम्मी लोग कपड़े में डालती है ताकि फंगस ना लगे। आप नोटिस करो, कपूर सॉलिड है, उसको आप ऐसे रख दो खुले में, गायब हो जाएगा। तो कपूर कहां उड़ गया? हाँ, उड़ गया। सॉलिड से वो गैस बन गया, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो ये चीज करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसके एग्जांपल के लिए उन्होंने एक कंपाउंड लिया है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसको आपने हीट किया, तो जैसे आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे ना तो ये लिक्विड नहीं बनेगा, इसका वेपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दो, ये वेपराइज होगा। अब आप क्या करो? इसको ठंडा करो। जब आप ठंडा करोगे तो जो चीज वेपर थी वो इस ग्लास में जाके चिपकेगी और वापस से अमोनियम क्लोराइड बनेगी। यानी कि जैसे आपने हीट किया तो सब्लिमेशन हो गया, वापस से वो कूल डाउन हुआ तो आपका डिपोजिशन यानी वापस से वो सॉलिड बन गया। सिमिलर आपका ड्राई आइस जो कि फ्रोजन CO2 होता है, वो भी ऑपरेट करता है सेम प्रिंसिपल पे। वो सब्लिमेशन करता है एट -78.5 डिग्री सेल्सियस, सीधा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीजिंग फॉग विदाउट लिविंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपके नियम भी है, लॉ भी है। एक लॉ है बेटा जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट या कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। देखो ये नियम क्या है? नियम बहुत सिंपल है। आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये एपरेटस है, इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर छोटा सा ट्यूब डाला है, उसके अंदर भी आपने लिक्विड डाला है। इसका वेट कैलकुलेट करो, कुछ आया मान लो x ग्राम। ठीक है, अब क्या करो? अब आप ना इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दो। जैसे मिक्स किया, ग्राम अभी भी सेम ही है। तुम लोग सर इसका क्या मतलब है? मतलब यहां पर रिएक्शन नहीं हुई थी, यहां पर रिएक्शन हो गई। रिएक्शन से पहले भी इतना वेट है, रिएक्शन के बाद उतना वेट है। इसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ये नियम ये कहता है कि मास को ना तो मैं बना सकता हूं ना ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। ठीक है, सिंपली क्या रहता है? वो आपका फिक्स्ड रहता है, वो आपका हमेशा कंजर्व यानी सेम रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मैटर। अब तुम्हें मैटर समझ में आ गया अच्छे तरीके से? तो तुम ये बताओ कि इतनी जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई है, तो मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं, मुझे ये बताओ आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? पता है तो कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आ गया ना, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ICSE की 6, 7 एंड 8 क्लास की सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस यहीं पे आने वाली है। तो अब तुम्हारी तैयारी और आसान हो जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग और इतने प्यारे PDF। और हाँ, तुम्हें ये PDF भी चाहिए, कमेंट सेक्शन में पिन कर देना या लिख देना PDF, तुम्हारे पास PDF पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। मेरा नाम कुमार शानू है, तो आओ मिलके केमिस्ट्री को बड़े इजी लैंग्वेज में सीखते हैं। Unacademy. Let's crack it.